रमा अपने बेटे सुमित के साथ रहा करती थी। रमा काफी सुंदर और स्मार्ट थी और उसी की तरह उसका बेटा सुमित भी था। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बहू भी उसी की तरह गोरी चिट्टी और सुंदर आए। इसलिए एक दिन रमा अपनी बहन को अपने घर बुलाती है और अपनी बहन नताशा से बात करते हुए कहती है, नताशा, मेरा बेटा सुमित शादी के लायक हो चुका है। सोच रही हूँ कि उसकी शादी करवा दूँ। इससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और इस घर में एक बहू भी आ जाएगी। ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो दीदी। अब तुमने मुझे सुमित की शादी के बारे में बता दिया है ना, तो अब तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए अच्छी सी कोई लड़की ढूंढूंगी। मैं जानती थी नताशा, ये खबर सुनकर तुम भी इसी तरह की बात कहोगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे भाई, आखिर तुम बड़े बड़े लोगों का रिश्ता करवा चुकी हो, फिर मेरा बेटा क्या है। पर मैं क्या कह रही थी, मेरा बेटा मेरी तरह स्मार्ट है, तो अगर तुम मेरे इस घर के लिए किसी चांद के टुकड़े को ढूंढो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों नहीं दीदी, तुम बस मुझे कुछ दिन का समय दो, फिर देखो मैं अपने बेटे सुमित के लिए कितनी प्यारी लड़की ढूंढ कर लाती हूँ। मैं उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी कि बस सब तुम्हारी बहू को देखते ही रह जाएंगे। नताशा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तूने इतना बोल दिया, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं बेफिक्र होकर यहाँ आराम से रह सकती हूँ, बाकी तू तो है ही। हाँ दीदी, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द नताशा सुमित के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की सिमरन का रिश्ता लेकर आती है और उससे कहती है, दीदी, मैं अपने सुमित के लिए बहुत अच्छे घर की लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। आपको पता है, वो लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। अगर आपने उसको देखा ना तो सच में आप उसको तुरंत पसंद कर लेंगी। अच्छा जी, ऐसा भी क्या है उस लड़की में? अरे दीदी, एक बार आप लड़की की फोटो तो देखो। नताशा अब रमा को सिमरन की फोटो दिखाती है। सिमरन की फोटो देखकर रमा बोलती है, नताशा, सच में लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ दीदी, और आपको पता है, जितनी सुंदर ये है उतना ही सुंदर इसका बर्ताव और चाल चलन है। मैं तो कहती हूँ कि तुम इसको अपने घर की बहू बना ही लो। नताशा की बात सुनकर रमा उसकी बातों से सहमत होती है। रात को अब जब सुमित आता है तो रमा अपने बेटे से कहती है, सुमित, मैं क्या सोच रही थी कि मैं तेरी शादी करवा दूं, क्योंकि अब तू शादी लायक हो चुका है और इस घर को भी एक बहू की जरूरत है। माँ, आपको जो सही लगे आप वो करो। तो क्या मैं तेरे इस जवाब को हाँ समझूं? माँ, आप भी ना, आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रही हो? बोल तो दिया, आपको जो सही लगे वो कीजिए। और वैसे भी शादी के लिए ना लड़की ढूंढनी पड़ेगी। इससे पहले ना आप लड़की ढूंढिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। बेटा, मैंने लड़की ढूंढ ली है, तभी तो मैं तुझसे ही शादी की राय मांग रही हूँ। सुमित अपनी माँ की बातें सुनकर शर्मा जाता है और अपनी माँ को शादी के लिए हाँ कर देता है। अब क्या था, सुमित के हाँ करते ही रमा अगले ही दिन सुमित के साथ सिमरन के घर जाती है और सिमरन को देख रमा उससे कहती है, बहन जी, बेटी तो आपकी सच में बड़ी प्यारी है। मेरी बेटी प्यारी होने के साथ साथ गुणवान भी है। और बहन जी, वैसे आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है। अगर आप एक बार अपने भी विचार मुझे बता देती तो काफी अच्छा रहता। बस मैं अपनी बहू रानी से थोड़ी बातें कर लूं, फिर मैं आपको अपने विचार भी बता दूंगी। तो बहू रानी, मुझे तो बस तुमसे एक ही सवाल पूछना है, खाना तो बना लेती हो ना? जी आंटी जी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। बस मुझे अब और कुछ नहीं पूछना। मुझे तो बस अपने घर के लिए एक अन्नपूर्णा चाहिए थी, जो मुझे बहू के रूप में मिल गई। सुमित बेटा, तुझे कुछ बात करनी है तो बात कर ले। रमा के कहने पर अब सिमरन और सुमित छत पर जाते हैं, जहां वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। एक तरफ सुमित और सिमरन बात कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर रमा और सिमरन की माँ मिलकर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर रही होती हैं। हम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है, बस एक बार दोनों बच्चे आपस में बात करके अपनी सलाह मशवरा हमें बता दें तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। हाँ बहन जी, मैं भी बस इसी का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सुमित और सिमरन नीचे आते हैं और शादी को लेकर अपनी राय देते हैं। माँ, मुझे सिमरन पसंद है। सिमरन बेटा, तुझे मेरा बेटा पसंद है या नहीं? जी, मुझे भी पसंद है। तो चलो बहन, अब लगा ही देते हैं इन दोनों के रिश्ते पर मोहर। सुमित और सिमरन दोनों को ही ये रिश्ता मंजूर था और अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों
अब 7 वचनों के साथ एक बंधन में बंध जाते हैं। शादी के अगले दिन रमा अपनी बहू के पास आती है और उससे कहती है, बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है तो तू अपनी शादी का जोड़ा ही पहनना और बिल्कुल दुल्हन के जैसे तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी सुमित आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, तो शाम को कोशिश करूंगा जल्दी आने की। पर बेटा, अभी तेरी शादी को समय ही कितना हुआ है और तू है कि अभी से काम काम काम। अरे काम कर रहा है, अरे ऑफिस से थोड़ा समय निकाल के बहू के साथ भी रह ले। माँ, मैंने कहा है ना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा ना, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? माँ जी, जाने दीजिए, क्या पता इनको सच में बहुत जरूरी काम हो। अपनी बहू की बात सुनकर रमा अपनी बहू से सहमत होती है और अपने बेटे को ऑफिस जाने देती है। इस तरह अब सुमित अपने ऑफिस जाता है। थोड़ी देर बाद रमा अपनी बहू को लेकर बाहर हॉल में आती है और उसकी मुंह दिखाई शुरू करती है। जहां सिमरन की मुंह दिखाई हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुमित का एक्सीडेंट हो जाता है। सिमरन की मुंह दिखाई चल ही रही थी कि तभी रमा के घर एम्बुलेंस आती है। उस एम्बुलेंस को देखकर रमा वार्ड बॉय से कहती है, आप यहाँ क्यों? रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था और हमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस से हमें यहीं का एड्रेस मिला है। इतना बोलकर वार्ड बॉय सुमित की लाश उसके घर में रख देते हैं और चले जाते हैं। रमा अब अपने कपकपाते हाथों से सुमित के चेहरे से सफेद कपड़े को हटाती है, जहां वो अपने बेटे की लाश देखती है। सुमित की लाश सिमरन भी देख लेती है और दौड़ती हुई सुमित की लाश के पास आती है और उसे पकड़कर रोते हुए कहती है, सुमित जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने कहा था कि आप शाम को जल्दी आएंगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अपनी बहू को पागलों की तरह रोता हुआ देख रमा अपनी बहू को शांत करवाती है। तभी उसकी एक पड़ोसन रमा से कहती है, रमा बहन, खुद को संभालो, क्योंकि बहू की ऐसी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है बहू को संभालना बहुत ही मुश्किल है। बहन, बहू को संभालो जरा। आज ही बहू की मुंह दिखाई थी और भगवान का खेल तो देखो, ना जाने भगवान ने उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेला। शादी के अगले दिन ही उसके पति को छीन लिया। बहन, मैंने तो अपना बेटा खोया है, पर मेरी बहू ने तो खुद का सुहाग खो दिया, खुद का जीवन साथी ही खो दिया उसने। लगता है बहू के पैर अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। रमा की पड़ोसन ये बात बोल ही रही थी, तभी उसकी ये बात रमा सुन लेती है और उसे जवाब देते हुए कहती है, बहन, भले ही मेरी बहू के आते ही मेरे बेटे की जान चली गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहू के पैर खराब है। मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मैं अपनी बहू को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। बहन, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। अब तुम ही देख लो ना, कहाँ तुम्हारे बहू की मुंह दिखाई हो रही थी। अब इतना सब होने के बाद विधवा बहू की मुंह दिखाई थोड़ी ना होगी। कहीं ना कहीं पड़ोसन सही बोल रही थी और जहाँ लोग उसकी बहू की मुंह दिखाई में आए थे, अब वही लोग उसकी विधवा बहू की मुंह दिखाई में ना आकर उसके बेटे के मरने का शोक मनाते हैं। राजन और उसके घर वाले परेशान होकर वैशाली को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वैशाली उनको कहीं नहीं मिलती। राजन की माँ राजन से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था, वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, ये वक्त है इन सब बातों का। तो अब करे क्या, तू ही बता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैशाली की बदनामी हो। ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। राजन और उसके घर वाले फिर से वैशाली को तलाशने में लग जाते हैं और जगह जगह तलाश करते हैं। राजन वैशाली को ढूंढते ढूंढते अपने बीते कल को याद करने लगता है। वैशाली और राजन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वैशाली को कुरकुरे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। कह सकते हैं कि वो कुरकुरे की दीवानी थी। राजन उसके लिए रोज रोज कुरकुरे लेकर आया करता। एक दिन गलती से राजन उसके लिए कुरकुरे लाना भूल गया, तो वैशाली राजन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा देखकर राजन उसे माफी मांगने लगता है। सुनो, आज एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। कैसी गलती? आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे लाना भूल गया। माफ कर दो मुझे। पता है मैं लेट हो गया था बहुत ज्यादा, तो जल्दबाजी में ला नहीं पाया। नहीं, मुझे नहीं सुनना। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अब प्लीज ना यार, मैं अभी जाके कैंटीन से लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। अब राजन कॉलेज की कैंटीन से कुरकुरे लेने चला जाता है, लेकिन कैंटीन में जाकर उसे पता चलता है
कि उसी दिन कुरकुरे खत्म हो गए और कुरकुरे कैंटीन में आने में 2 दिन लगेंगे। ये बात जानकर राजन बहुत टेंशन में आ जाता है और खुद से बोलता है, यार इन कुरकुरों को भी आज ही खत्म होना था क्या? अगर कुरकुरे लाके नहीं दिए वैशाली को, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। राजन अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वैशाली उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, मेरे कुरकुरे कहाँ हैं? वो क्या बताऊं तुमको मैं? जो सच है वो बताओ। देखो तुम गुस्सा मत करना, लेकिन कुरकुरे खत्म हो गए कैंटीन में और अगली सप्लाई आने में 2 दिन लग जाएंगे। वैशाली राजन की बात को सुनकर बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। राजन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाने लगता है। वो अपनी क्लास में आ जाते हैं। तभी राजन वैशाली से बोलता है, क्या हुआ? तुम ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गई? मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ। जाओ मतलब? देखो मुझे पढ़ाई करने दो, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा कहकर राजन वैशाली के पास से चला जाता है और कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनके पास प्रोफेसर आ जाते हैं और उनके प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके उन सब से एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करते हैं और सबको पूछते हैं, लिसन एवरीबॉडी, आप लोगों में से कितने लोगों ने कुरकुरे खाया है? वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं, हमने खाया है। सब स्टूडेंट की बात सुनकर प्रोफेसर उनको बताते हैं, लगता है आप सभी को कुरकुरे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। पर एक स्टडी के दौरान ये बताया गया है कि कुरकुरे जिन चीजों से बनाया जाता है उनकी खेती अब हमारे देशों में कम हो गई है। इसकी वजह से अब कुरकुरे का उत्पादन काफी कम हो जाएगा और हो सकता है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स को झटका लगता है, लेकिन वैशाली तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कुरकुरे उसे बहुत पसंद थे और वो खड़ी होकर अपने प्रोफेसर के पास चली जाती है और उनसे बोलती है, नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ना ये कभी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, स्टडी कह रही है। आपकी स्टडी की तो ऐसी की तैसी मेरे कुरकुरे को बंद करेगी। ये आप क्या कह रही हैं? और ये कौन सा तरीका है अपने प्रोफेसर से इस तरह से बात करने का? हालात को ऐसे बिगड़ते देखकर राजन वैशाली को चुप करवाने उसके पास आ जाता है और उसे चुप करवाने के बाद उसके बिहाफ पर प्रोफेसर से बोलता है, सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है और इसको कुरकुरे खाने का बहुत ही शौक है और आज इसे मिला नहीं, और जैसे आपने कुरकुरे का नाम लिया ये थोड़ी सी इरिटेट हो गई, बस और कुछ नहीं। अभी तो मैं छोड़ देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। जी सर, आगे से ध्यान रखेगी। प्रोफेसर अब क्लास से बाहर चला जाता है। फिर राजन वैशाली को क्लास के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, यार ये तुम क्या कर रही थी? सर से पंगे क्यों ले रही थी तुम? तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रहे थे मेरे कुरकुरे को लेकर? तो उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा था ना, और ये बात तो मुझे आज ही पता चली कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। राजन और प्रोफेसर की बातें सुनकर वैशाली ज्यादा परेशान हो जाती है और ज्यादा सोचने के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। राजन उसे जल्दी से मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जहां मौजूद डॉक्टर राजन से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, अभी कुछ समय पहले तो ठीक थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। थोड़ी देर तक वैशाली डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहती है। राजन को अब वैशाली को इस हाल में देखकर काफी चिंता हो रही थी और वो खुद से बोलता है, हे राम जी, ठीक कर दो उसे, कोई ज्यादा सीरियस बात ना हो। मुझे लगता है उसके ऊपर सर की बातों का गहरा असर हुआ है जिसके कारण वो बेहोश हो गई, और थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी थी ना। एक काम करता हूँ, जाके मैं कुरकुरे लेकर आता हूँ, तब तक वो होश में आ जाएगी और जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। राजन कॉलेज से बाहर वैशाली के लिए कुरकुरे लेने चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली को भी होश आने लगता है और वो डॉक्टर से बोलती है, मैम वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आए थे? वो तो आपको मेरे पास एडमिट करके यहाँ से चले गए। ओके मैम, क्या मैं जा सकती हूँ? जी, अब आप जा सकती हैं और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उन्हें टाइम पर लेते रहना। वैशाली मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर राजन को ढूंढने लगती है। वो उसको क्लासरूम में, कैंटीन में, पार्क में भी देखती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। वैशाली फिर से परेशान होने लगती है। राज, तुम कहाँ चले गए? से इतना नाराज हो गई कि मेरा इंतजार करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। वैशाली पार्क में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजन कॉलेज वापस आ जाता है और सीधा मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सामने से डॉक्टर आ रही होती है। राजन उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर आप यहाँ पर हो, तो वैशाली के पास कौन है? वैशाली तो चली गई, उसे होश आ गया था और वो पहले से भी काफी बेहतर लग रही थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया।
आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? सॉरी, पर मुझे नहीं पता। अच्छा, वो कुछ पूछ रही थी क्या आपसे, मतलब मेरे बारे में? हाँ, पूछ तो रही थी, पर तुम यहाँ पर थे नहीं तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ से जा चुके हो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब राजन वैशाली को पूरे कॉलेज में ढूंढता है, पर वैशाली उसे कहीं नजर नहीं आती। आखिर में वो उसे पार्क में बैठी हुई नजर आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। वैसे ये बताओ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुमसे मतलब? मुझसे नहीं तो किससे मतलब होगा? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना जब मैं बेहोश थी, फिर अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजन वैशाली के कहने पर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे कुरकुरे का पैकेट देकर चला जाता है। कुरकुरे को देखकर वैशाली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से राजन को पीछे से जाकर हक कर लेती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुरकुरे लेकर आओगी। मैं बस इसीलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अगर चला भी गया था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? जितना प्यार मैं इन कुरकुरों से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तुमसे भी करती हूँ, पागल कहीं के। और वैसे भी मैं इतनी कुरकुरी इनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई हूँ। अच्छा जी। वैशाली को ढूंढते ढूंढते काफी रात बीत गई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो अब राजन भी पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है कि तभी सामने से एक लड़की शादी के जोड़े में भागती हुई उसी के पास आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वैशाली ही थी। वो राजन के पास आकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, यहाँ से एक कुरकुरे की गाड़ी जा रही थी और तुम्हें तो पता है कि मुझे कुरकुरे कितने ज्यादा पसंद है, तो बस मैं उसके पीछे दौड़ गई और भागते भागते मैं शहर के बाहर चली गई, इसलिए लेट हो गया। सॉरी ना, तुम मुझसे नाराज तो मत होना। बिल्कुल भी नहीं। चलो अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी से, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। वैशाली भी बहुत खुश होती है, खासकर इस बात को लेकर के उसे राजन जैसा हमसफर मिला जो इतना केयरिंग और सपोर्टिंग है। वो उसके साथ बहुत खुशी के साथ प्यार से रहती है। अंजलि एक गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी जिसकी शादी शहर में रहने वाले रजत से हुई थी। रजत एक पढ़ा लिखा और शहर का अमीर लड़का था। दोनों की शादी को अब एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन अंजलि की अभी तक पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। तभी एक रोज उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को और अभी तक ससुराल में तेरी पहली रसोई नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसा आप कहें माँ जी, बोलिए क्या बनाना है खाने में? जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, और थोड़ी सी खीर, पूड़ी, हलवा, छोले की सब्जी अगर मन करे तो बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है मैं वही सब बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास फिर से रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, खाना बन गया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, बस बन ही गया है, आप चलिए मैं परोसती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ बाहर, तू खाना ले आ। इतना कहकर मीनू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर अंजलि खाना परोसने के लिए बर्तन देखती है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है जिसे वो खोलती है तो उसमें पीतल के काफी सारे बर्तन रखे थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे पीतल के बर्तन, पर ये सब यहाँ क्यों रखे हुए हैं? इन्हें तो बाहर होना चाहिए ना। लगता है काफी सालों से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना कहकर अंजलि उन सभी बर्तनों को बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में सभी के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ये देखकर मीनू अंजलि से कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तुझे ये पीतल के बर्तन कहाँ से मिल गए? वो माँ जी ये ना किचन में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना इन्हीं में परोस दूं। लेकिन बहू, हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। ये बहुत पुराने बर्तन हैं। आजकल कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता। ये सब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो सब इन्हीं पीतल के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बहुत फायदा होता है शरीर को। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को आज पीतल के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। अरे हम सब इसमें खाना नहीं खाते हैं, हमें आदत नहीं है। ठीक है माँ जी, कम से कम आज तो खा लीजिए, कल से मत खाना आप पीतल के बर्तनों में खाना। तू इतनी जिद करती है तो ठीक है, खा लेती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना।
ठीक है माँ जी, याद रखूंगी। पर पहले आप ये खाना चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। अंजलि की बात सुनकर मीनू खाना खाती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। ये स्वाद तो बस गांव के खाने में ही आता है, शहर के खाने में कहाँ ये बात। सही कहा माँ जी आपने, गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। इतना कहकर दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह घर पर पड़ोस की जानकी आती है, जो मीनू से कहती है, मीनू बहन, और बताओ कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? बहू के घर में आ जाने के बाद तब तो आराम की जिंदगी बिता रही होगी ना तुम? हाँ जानकी बहन, सही कहा तुमने। बहू तो मेरी बहुत समझदार है, आते ही पूरा घर संभाल लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीनू बहन। और बताओ बहन, कैसा चल रहा है? घर परिवार सब ठीक है ना घर में? हाँ मीनू बहन, सब ठीक है हमारे घर में। अरे जरा अपनी बहू से तो मिलवा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ, जरा रुकिए। अंजलि, ओ अंजलि, बहू यहाँ आना। मीनू की बात सुनकर अंजलि भागकर आती है और जानकी को देखकर कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मीनू बहन, तुम तो बिल्कुल सोने जैसी लाई हो बहू ढूंढकर। नए नक्श में भी इतनी सुंदर है और तो और संस्कारी भी तो लग रही है। बहू जरा एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लग रही है। हाँ हाँ लाती हूँ आंटी जी, बस 1 मिनट। अंजलि किचन में जाकर जानकी के लिए एक ग्लास पानी लेकर आती है, वो भी पीतल के ग्लास में। और ये देखकर मीनू कहती है, अरे बहू ये क्या, तू जानकी के लिए पीतल के ग्लास में पानी ले आई है? अरे मीनू बहन, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है कि पीतल के बर्तनों में खाना खाने या पानी पीने से काफी सारी बीमारियां दूर होती है, इसलिए बहू मेरे लिए भी पीतल के गिलास में पानी लाई होगी। क्यों बहू, है ना? आंटी जी, मैं तो सभी को कहती हूँ कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पर यहाँ किसी को आदत ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे इन्हें भी आदत ही हो जाएगी। चलो मीनू बहन, अब मैं चलती हूँ, घर के लिए भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन अंजलि पीतल के बर्तनों में खाना खाया करती और बाकी सभी स्टील के बर्तनों में। एक दिन कुछ पीतल के बर्तन पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं और अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो कुछ पीतल के बर्तन ना खराब हो गए हैं, तो क्या आप मुझे बाजार से कुछ बर्तन दिला देंगी? अरे बहू, तुझे भी पता नहीं क्या शौक है पीतल के बर्तन में खाने का। चल ठीक है, दिला लाती हूँ। अब दोनों सास बहू बाजार पीतल के बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जब पीतल के बर्तनों का रेट पूछते हैं तो दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतने महंगे ये पीतल के बर्तन हैं या सोने के? दाम तो देखो कितना ज्यादा बता रहे हैं। ये पीतल के बर्तन किसी काम के नहीं हैं, फिर भी देखो कितने महंगे हैं ये। माँ जी, ऐसा नहीं है, ये बर्तन बहुत काम के होते हैं। आपने कभी इनके बारे में अच्छे से नहीं जाना ना, इसलिए। अरे बहू, मुझे जानना भी नहीं है इनके बारे में, अब जल्दी से ले ले। इतना कहकर अंजलि बर्तन लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि के पति का बॉस घर पर खाना खाने आता है और उसे भी अंजलि पीतल के बर्तनों में ही खाना परोसती है। और उसके जाने के बाद उसका पति गुस्से से उससे कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? बॉस को पीतल के बर्तन में खाना दे दिया। अब पता नहीं गुस्से में वो मुझे कुछ कहना दे, नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बहू, तेरी ये गलत बात है। घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना चाहिए ऐसे पीतल के बर्तन में कुछ भी, कहीं वो नाराज हो गए तो। इतने में ही रजत के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो पीतल के बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होता है।